क्लास 11 फिजिक्स पे आज हम पढ़ने वाले हैं मापन में त्रुटि के बारे में। ठीक है, मापन में त्रुटि वाले सवाल कैसे हल किए जाते हैं, एकदम मतलब मस्त तरीके से, एकदम आसान तरीके से समझने वाले हैं। पूरा बेसिक से सबसे पहले आपको चीजें सिखाएंगे, जैसे अल्पतमांक क्या होता है, इसके बाद यथार्थता क्या होती है, परिशुद्धता क्या होती है, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकाली जाती है, मतलब सारी चीजें आपको सिखाएंगे और इसके सवाल भी आपको हल करना सिखाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, जितने भी आपकी मतलब डाउट है इस टॉपिक को लेकर सारे आज क्लियर होने वाले। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, आसानी से आप एक एक चीज समझ जाओगे। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो बात करें जो मापन में त्रुटि है, मतलब सीधा सीधा त्रुटि का मतलब क्या होता है, मापन में गलती, है ना। मतलब कोई चीज अगर आप नापते हो तो उसमें कुछ ना कुछ गलती भी हो सकती है। ठीक, तो उसी गलती को हमें पढ़ना होता है फिजिक्स के अंतर्गत, उसी त्रुटि को हमें पढ़ना होता है। अब देखो सबसे पहली चीज हमें पढ़ना है अल्पतमांक के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लीस्ट काउंट। ये अल्पतमांक क्या होता है, देखो अल्पतमांक वो होता है जो किसी, मान लो कोई भी मापने वाला यंत्र है, जैसे आप लंबाई को किस किस तरह से नापते हो, जैसे आपको पता है पटरी से, आप जो आपके पास साधारण पटरी होती है जिसको आप लोग यूज करते हो, उस साधारण पटरी की मदद से नाप सकते हो। और भी कई सारी चीजें हैं जिनकी वजह से नाप सकते हो, है ना। मीटर पैमाना, मीटर से नाप सकते हो, है ना। जैसे कपड़े नापे जाते हैं मीटर से, तो उससे नाप सकते हो। तो इस तरह कहा गया कोई भी अगर मापक यंत्र है तो उस मापक यंत्र में अगर आप कोई चीज नापते हो तो उसके मापने में कुछ ना कुछ गलती भी हो सकती है। ठीक है, मान लो अगर आपने यहाँ पे कोई भी चीज नापा, मान लो ये हम एक टुकड़ा लकड़ी का है मान लो, ठीक है, इसे हम यहाँ नाप रहे हैं। अब अगर हम इसे नापेंगे, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे जीरो से रख के नाप रहे हैं तो अच्छे से नाप जाएगा, लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति को दिया गया और उसने यहाँ जीरो से ना रख के सही से थोड़ा सा खिसका के नाप दिया तो वो क्या कर देगा, थोड़ी सी गलती कर देगा। मतलब सीधी सी बात है कि मापने में कभी कभी गलती भी हो जाती है ना, तो उसी को पढ़ना होता है। अब अल्पतमांक ये बताता है कि मापक यंत्र का वह न्यूनतम मान का मतलब वो छोटा से छोटा मान जो कि गलती के रूप में हो सकता है, वही क्या कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। परिभाषा देख लो, हमने यहाँ पे लिखी है कि किसी मापक यंत्र द्वारा नापी जाने वाली न्यूनतम माप, जो मतलब सबसे कम नाप, जैसे साधारण पटरी है, इससे आप छोटा से छोटा कितना नाप सकते हो, वो आपकी क्या होती है, अल्पतमांक होती है। कहा या किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जाने वाली न्यूनतम माप उस यंत्र की अल्पतमांक कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने साधारण स्केल जो है पटरी, इसको ले रखा है ना, साधारण स्केल ले रखा है। देखो पटरी जो होती है आपके पास, जो साधारण पटरी होती है वो 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर देख सकते हो, हमने बनाया भी था, 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर की लंबी पटरी होती है ना। अब इसमें जो छोटे छोटे वाले खाने, जैसे ये वाला, ये जो छोटे छोटे खाने हैं, ये कितने के होते हैं, ये छोटे वाले खाने जो होते हैं ये होते हैं 0.1 सेंटीमीटर के। कितने होते हैं, 0.1 सेंटीमीटर का एक खाना होता है। अब ये जो 0.1 सेंटीमीटर है, यही वो न्यूनतम माप है जो इस पटरी से आप नाप सकते हो। मतलब इस पटरी से कम कितना नाप सकते हो, 0.1 सेंटीमीटर, और ज्यादा से ज्यादा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 सेंटीमीटर की पटरी ही होती है। तो मतलब कोई भी मापक यंत्र है उससे आप कम से कम कितना नाप सकते हो, वो कम से कम मान ही अल्पतमांक या लीस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है, पटरी का जो अल्पतमांक, जो साधारण स्केल है, उसका अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, 3 मापक यंत्र लिखे हैं। पहला साधारण स्केल, फिर इसके बाद वर्नियर कैलिपर्स लिखा है, और इसके बाद स्क्रू गेज। इन तीनों के अल्पतमांक को आपको याद रखना होता है, मेन यही है। ठीक है, इनके आपको याद रखना है। देखो जो साधारण स्केल मतलब जो साधारण पटरी है, इसका अल्पतमांक होता है 0.1 सेंटीमीटर। मतलब इससे कम आप 0.1 सेंटीमीटर नाप सकते हो। ठीक है, ये इसका अल्पतमांक है। अगर इसको मिलीमीटर में बदलना चाहो तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो अगर आप देखो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो वैसे अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलोगे तो 10 का गुणा कर दोगे, तो यहां से आ जाएगा 0.1 गुणे 10, मतलब यहां से आ जाएगा 1.0 मिलीमीटर, या सीधा सीधा कह दो 1 मिलीमीटर। मतलब साधारण स्केल का अल्पतमांक कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। इतनी बात याद रखनी है। इसके बाद वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो वर्नियर कैलिपर्स जो होता है ये भी एक मापक यंत्र है, ये भी लंबाई को नाप सकता है। ये मतलब साधारण स्केल से भी कम लंबाई नाप सकता है, मतलब ये उससे भी कम चीज को नाप सकता है। इसका अल्पतमांक होता है 0.01 सेंटीमीटर।
मतलब देखो ये 0.1 दशमलव के 1 अंक तक नाप सकता है, लेकिन ये दशमलव के 2 अंक तक की एकदम छोटी सी माप को भी नाप सकता है। कौन? वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो इसे भी मीटर बदल लो, वो मिलीमीटर बदल लो, तो 10 से गुणा कर लोगे। ठीक है, जब आप 10 का गुणा कर लोगे तो आ जाएगा 0.1 mm, मतलब 0.1 मिलीमीटर। तो मतलब वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, इसके बाद आता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज भी मापक यंत्र है, इससे आप और भी छोटा नाप सकते हो, मतलब इससे दशमलव के 3 अंक तक नाप सकते हो। इसका अल्पतमांक जो होता है 0.001 सेंटीमीटर होता है। मिलीमीटर में बात करें तो 0.01 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो ये इसके अल्पतमांक है। देखो इन्हीं शब्दों में लोगों को दिक्कत रहती है, स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है कि अल्पतमांक क्या चीज है। ठीक है, फिर यथार्थता क्या है, परिशुद्धता क्या है, त्रुटि कैसे निकालेंगे। हाँ एकदम आसान, बस थोड़ा सा समझते चलना है। तो अल्पतमांक आप सीख चुके हो। अल्पतमांक क्या है? वह न्यूनतम माप जो किसी मापक यंत्र द्वारा नापी जा सकती है, मतलब वो छोटा से छोटा मान जो किसी यंत्र, जो मापने वाला यंत्र उसके द्वारा नापा जा सकता है, उसे ही मापक यंत्र लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे साधारण पटरी 0.1 सेंटीमीटर, मतलब कम से कम इतना नाप सकती है। ज्यादा से ज्यादा तो 4 सेंटीमीटर की पटरी होती है, लेकिन कम से कम 0.1 सेंटीमीटर नाप सकती है। मिलीमीटर बदलना चाहो तो 10 का गुणा कर लो तो 1 मिलीमीटर तक का नाप सकती है। वर्नियर कैलिपर्स भी आपका मापक यंत्र है, इससे भी लंबाई नाप सकते हो। ये 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm तक नाप सकती है। ठीक है, स्क्रू गेज जो है 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर तक नाप सकती है। तो अभी हमने सीखा है अल्पतमांक के बारे में, एकदम आसानी से आप लोग समझ चुके हो। देखो इनकी नोट्स बना लेना, इनको नोट कर लो, जिससे आप आसानी से सीख पाओगे। ठीक है, तो एक बार अल्पतमांक आप लोग नोट करो। अब इसके बाद हम तुमको समझा देते हैं यथार्थता क्या है, परिशुद्धता क्या है, फिर त्रुटि की तरफ चलते हो, त्रुटि के सवाल लगाते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग एक बार नोट कर लो। आप देखो हम लोग समझते हैं यथार्थता क्या है, परिशुद्धता क्या है और मापन में त्रुटि क्या है। ठीक है, अच्छे समझते इसे। देखो इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको एग्जांपल समझाएंगे। देखो मान लो अगर कोई भी चीज है, जैसे कि मान लेते एक हमारे पास एक डिब्बा है, ठीक, एक बॉक्स है हमारे पास। इस बॉक्स को हमने, तो ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को मान लेते कितना, मान लेते हैं ये हमारा है 3.625 सेंटीमीटर का है। मान लेते हैं इस बॉक्स की जो वास्तविक लंबाई है वो कितनी है, इसकी वास्तविक लंबाई जो है वो कितनी है, इसकी वास्तविक लंबाई है 3.625 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बॉक्स हमारे पास है, इसकी वास्तविक लंबाई कितनी है, 3.625 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमने आपको 3 यंत्र दिए। मान लो पहले हमने आपसे कहा सामान्य स्केल से आप नापो इसे। ठीक है, आपने इसे सामान्य स्केल से नापा और सामान्य स्केल से नापने के बाद आपने बता दिया ये कितना है। ये मान लेते हैं हमारे पास कितना है, 3.6 सेंटीमीटर। सामान्य स्केल से नापने में आपने बता दिया कि 3.6 सेंटीमीटर है, क्योंकि सामान्य स्केल से दशमलव के 1 अंक तक ही नाप सकते हो। हमने अल्पतमांक बताया था ना कितना होता है सामान्य स्केल का, या साधारण स्केल का होता है 0.1 सेंटीमीटर, तो इससे दशमलव के 1 अंक तक नाप सकते हो। फिर इसके बाद हमने आपको दिया वर्नियर कैलिपर्स, क्या दे दिया, वर्नियर कैलिपर्स दे दिया, और इससे मान लेते हैं आपने नाप दिया कितना, आपने इसको नाप दिया 3.59। ठीक है, 3.59 सेंटीमीटर आपने नाप दिया। ठीक है, वर्नियर कैलिपर से, मतलब दशमलव के 2 अंक तक। इसके बाद हमने आपको दे दिया स्क्रू गेज, क्या दे दिया, स्क्रू गेज दे दिया, और स्क्रू गेज से आपने मान लेते हैं नाप दिया कितना, स्क्रू गेज से आपने नाप दिया 3 दशमलव मान लेते हैं 615 तक मान लो नाप दिया। ठीक है, 3.615 ना मानो, रुको, 3.595 ही मान लो। ठीक है, 3.595 सेंटीमीटर तक आपने नाप दिया। ठीक है, स्क्रू गेज से दशमलव के 3 अंक तक नापा जा सकता है, वर्नियर कैलिपर से दशमलव के 2 अंक तक, और सामान्य स्केल से दशमलव के 1 अंक तक। अब हम आपको इसमें समझाना क्या चाहते हैं, देखो हमने एग्जांपल दिया कि मान लो एक बॉक्स है, इसकी वास्तविक लंबाई 3.625 सेंटीमीटर है, सामान्य स्केल से नापा तो 3.6 सेंटीमीटर हमने नापा, वर्नियर कैलिपर से नापा तो 3.59 सेंटीमीटर नापा, स्क्रू गेज से नापा तो 3.595 सेंटीमीटर नापा। अब हम आपको इसमें समझाना चाहते हैं कि यथार्थता क्या है और परिशुद्धता क्या है। देखो परिभाषा पढ़ो, यथार्थता क्या चीज है। यथार्थता में कहा गया जब हम कोई माप लेते हैं और वह माप असली या सही मान के कितना पास है, यही यथार्थता कहलाती है।
क्या कहा गया कि जब हम कोई माप लेते हैं और वह माप असली या सही मान, असली या सही का मतलब जो वास्तविक मान है उस वास्तविक मान की कितना पास है, यही यथार्थता कहलाती है। जैसे हमने 3 माप नापी, 3.6 सेंटीमीटर, 3.59 सेंटीमीटर, 3.595 सेंटीमीटर। अब आपको ये देखना है कि जो इस वास्तविक लंबाई या असली लंबाई, कहा गया ना असली या सही लंबाई या असली या सही माप या वास्तविक माप के कितना पास की जो होगी वही यथार्थता कहलाएगी। ठीक, क्या कहा गया कि मतलब वास्तविक लंबाई के जो एकदम पास की वैल्यू होगी वो यथार्थता कहलाएगी। अब देखो पहली 3.6 है, दूसरी 3.595, वो 3.59 और तीसरी 3.595। अब बताओ इसके पास की वैल्यू कौन है कि 3.6 तक की लगभग हो, है ना। 3.625 है वो, तो इन तीनों में कौन इसके पास की माप है, तो आप तुरंत कहोगे भैया ये वाली माप है 3.6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 3.625 है, ये लगभग 3.6, तो लगभग बराबर ही है ना, लगभग बराबर है ना। तो जो एकदम लगभग वास्तविक मान के बराबर टाइप होगी उसे कहा जाएगा, वो मान कौन सा इसका, ये आपका यथार्थ मान है, ये इसकी क्या है, यथार्थता। ये क्या चीज है, यथार्थता। यथार्थता पे कहा गया है कि जब हम कोई माप लेते हैं और वह माप असली या वास्तविक भी कह सकते हो, असली या सही मान के कितना पास है वही यथार्थता है। अब हमने वास्तविक लंबाई बॉक्स की तुमको पहले ही बता दी थी, 3.625 सेंटीमीटर थी। इसके बाद हमने 3 माप नापी, पहले 3.6 सेंटीमीटर, 3.59 सेंटीमीटर, 3.595। तो जो आपका एकदम लगभग बराबर की वैल्यू होगी वही यथार्थता होगी। तो 3.625 था, इसमें लगभग बराबर की 3.6 थी, तो यही इसका यथार्थता वाला मान है। वही कहा गया असली या सही मान के कितना पास का मान है वही यथार्थता होगा। समझ गए यथार्थता। इसके बाद आता है परिशुद्धता। क्या चीज है परिशुद्धता पे कहा जाता है, यह बताती है, मतलब परिशुद्धता बताती है कि किसी माप को कितनी बारीकी से मापा गया है, या इस पर निर्भर करती है कि आपके उपकरण का अल्पतमान कितना है। मतलब परिशुद्धता ये बताती है कि आपने कितना बारीकी से किसी चीज को नापा है, और यह ये बताती है कि आपके उपकरण का अल्पतमान कितना छोटा है। मतलब सीधी सी बात है, परिशुद्धता वाला मान वो होगा, परिशुद्ध मान वो होगा जिसका अल्पतमांक सबसे छोटा होगा। मतलब जिस उपकरण का अल्पतमांक सबसे छोटा होगा उसी उपकरण द्वारा नापा गया मान जो होगा वही परिशुद्ध मान कहलाएगा। ठीक है, देखो अब बताओ इन तीनों में से किसका अल्पतमांक छोटा है। अभी हमने बताया था सामान्य स्केल 0.1 अंक तक नाप सकता है, वर्नियर कैलिपर्स 0.2 अंक तक नाप सकता है, स्क्रू गेज 0.3 अंक तक नाप सकता है ना। तो देखो ये 0.3 अंक तक नापा है, ये 0.2 अंक तक नापा है, 0.1 अंक तक नापा है। तो परिशुद्धता पे यही कहा गया जिसका अल्पतमांक सबसे छोटा वही परिशुद्ध मान। तो बताओ इन तीनों में सबसे छोटा अल्पतमांक कौन सा है, तो आप तुरंत कहोगे ये 3 अंक तक नापता है, तो यही आपका सबसे छोटा मान है। मतलब यही आपका क्या है, परिशुद्ध मान है। यही आपका क्या है, परिशुद्ध मान है। परिशुद्ध मान कह सकते हो या परिशुद्धता कह सकते हो। ठीक है, यही आपका क्या है, परिशुद्ध मान है। तो इस तरीके से पहचाना जाता है यथार्थता और परिशुद्धता को। अगर आपसे यथार्थ मान कहा जाएगा तो यथार्थ मान वो होगा जो वास्तविक लंबाई के एकदम पास का मान होगा, और परिशुद्धता, परिशुद्ध मान वो होगा जो सबसे छोटा, जिसका अल्पतमांक सबसे छोटा होगा वही परिशुद्ध मान होगा। जैसे इसमें 0.1 अंक तक नापा गया, मतलब इसका अल्पतमांक 0.1 है। इसमें 0.2 अंक तक नापा गया, मतलब इसका अल्पतमांक 0.01 है। इसमें 0.3 अंक तक नापा गया, मतलब 0.01 सेंटीमीटर है। तो जो कम नापेगा, मतलब जिसका अल्पतमांक सबसे छोटा होगा वही परिशुद्ध मान होगा। तो आशा करते हैं आप लोग परिशुद्धता और यथार्थता को समझ चुके हो। देखो नोट्स जरूर बना लेना, जिससे आपको तैयार हो जाएगा और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहले क्या करना, बढ़िया यथार्थक भी बात से नोट कर लो, परिशुद्ध तक नोट कर लो, ये उदाहरण टाइप अच्छे से अपने हिसाब से लिख लो, जिससे तुमको याद हो जाएगा कि क्या चीज यथार्थता होती है, क्या चीज परिशुद्धता होती है। ये आपका एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, तो ये समझ गए अब यथार्थता और परिशुद्धता। अब इसके बाद हम बात करेंगे मापन में त्रुटि, कि आपकी जो मापन में एरर आती है, मतलब जो गलती आती है, त्रुटि आती है, ये क्या होती है। ठीक है, परिभाषा समझ लो, फिर डायरेक्ट सवाल की ओर चलेंगे। ठीक है, देखो मापन में त्रुटि क्या होती है, पढ़ो। कहा गया किसी भी माप में थोड़ी बहुत गड़बड़ी या अनिश्चितता रहती है, इसे त्रुटि कहते हैं। किसी भी माप में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, थोड़ी बहुत अनिश्चितता, अनिश्चितता का मतलब वही गड़बड़ी ही है। ठीक है, गड़बड़ी अनिश्चितता होती है तो उसे हम लोग त्रुटि कहते हैं। जैसे आपने देखा 3.625 सेंटीमीटर का था,
3.6 भी तुमने नापा, 3.59 भी नापा, 3.595 भी नापा, लेकिन वास्तविक तो इतना है। तो कम ज्यादा जो हो रहा है, जो नाप आप कम ज्यादा नाप रहे हो, यही आपकी त्रुटि है, यही मापन में गलती है। ठीक है, तो ये होती है मापन में त्रुटि। मापन में त्रुटि को कैसे लिखा जाता है? मापन में त्रुटि को लिखा जाता है z प्लस माइनस डेल्टा z के रूप का। त्रुटि को कैसे लिखा जाता है? जो त्रुटि वाला मान आएगा उसको ऐसे लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z के रूप का। z होगा वास्तविक मान, डेल्टा z जो होगा ये त्रुटि होगी, प्लस माइनस के बाद वाली जो चीज होगी वो त्रुटि होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपसे कहते हैं z बराबर आपको वैल्यू दी गई है, मान लो, ठीक है, जैसे या मान लो l बराबर दिया गया, लंबाई दी गई है, मान लो आयत है या वर्ग है, कोई चीज है, उसकी लंबाई हमने दे दी तुमको 5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। इस टाइप से आपको मान दिया गया, 5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, ये लंबाई का मान है। तो आप तुरंत जान जाओगे कि प्लस माइनस के जो पहले है ये इस लंबाई का वास्तविक मान है। लंबाई का वास्तविक मान कितना? 5 है, और जो बाद में 0.5 मिल रहा है प्लस माइनस के बाद, यही इसमें त्रुटि है, यही इसमें क्या है? गलती है। ये वास्तविक मान है, ये त्रुटि है। मतलब ये किसका? जैसे इसे z और डेल्टा z से लिखा था, तो इसे l और डेल्टा l से लिख देंगे। l का मान 5 हो जाएगा और डेल्टा l का मान कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? इधर वाले का मान l हो गया और ये डेल्टा l का मान हो गया। तो इसी टाइप से आपको समझना, आगे जब सवाल हल करने लगोगे तो एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सवालों की तरफ चलते हैं। इनकी परिभाषाएं नोट कर लेना, एग्जाम्पल के तौर पे ये नोट कर लो। ठीक है, आगे की ओर अब चलते हैं। ठीक है, नोट करो जल्दी से। तो अब देखते हैं हम लोग त्रुटि वाले सवालों को कि कैसे हम सवालों को हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हीं पे सभी स्टूडेंट को दिक्कत होती है। मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन है सभी आपको इसी वीडियो पे करा देंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। देखो पहला क्वेश्चन है ये आपका, जैसे त्रुटि में आपका गुणा वाले भी आते हैं। ठीक है, त्रुटि में गुणा वाले सवाल होते हैं, भाग वाले होते हैं, जोड़ वाले और घटाना वाले होते हैं। जैसे ये देखोगे ये घटाना वाला सवाल है। ठीक है, एकदम आसान होते हैं, सिंपल से समझो। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों का ताप क्रमशः आपको दिया है T1 बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड एवं T2 बराबर 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। कह रहा है इन पिंडों का तापांतर तथा इसमें आई त्रुटि को परिकलित कीजिए। ठीक है, देखो इसमें आपसे शब्द मिला ना तापांतर, मतलब हमें ताप का अंतर निकालना, अंतर का मतलब घटाना है ना? समझ गए, घटाना वाला सवाल है और इसमें हमें बाद में त्रुटि भी निकालनी है। तो एकदम सिंपल सा सवाल है, इसमें आसानी से करते हैं इसको। देखो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिख लो या सॉल्यूशन लिख लो ऐसे। ठीक है, हिंदी पे हल लिखना चाहो हल लिख लो। अब यहाँ पे T1 का मान हमारे पास है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, T2 का मान है हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो शुरुआत वाली वैल्यू जैसे 20 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये वास्तविक मान होता है और प्लस माइनस के बाद जो होता है ये क्या होती है? त्रुटि होती है, बताया था ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो T1 का मान कितना हो जाएगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर बात करें त्रुटि के लिए हमने बताया था डेल्टा से लिखना है, जैसे वहां पे डेल्टा Z लिखा था वैसे यहाँ पे लिख देंगे T1 है तो डेल्टा T1। डेल्टा T1 का मान कितना है? डेल्टा T1 का मान है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हो गया डेल्टा T1 का मान। T2 पे बात करें तो T2 का मान कितना है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और डेल्टा T2 मतलब इसमें त्रुटि कितनी है? 0.5 की ही त्रुटि है। ठीक है, तो सबसे पहले इतनी चीज हमने नोट कर ली, एकदम आसान। T1 वास्तविक मान, T2 वास्तविक मान, डेल्टा T1 और डेल्टा T2 क्या है? त्रुटि है। प्लस माइनस के जो इधर साइड लिखा होता है वो त्रुटि होता है। अब इसके बाद हमें कह रहा है ताप का अंतर निकालो। ताप का अंतर मतलब हमें क्या करना है? तापांतर निकालने के लिए हम यहाँ से T का मान निकाल लेंगे। T बराबर आएगा T2 माइनस T1। आपका अंतर निकालना है ना, तो T बराबर कितना आ जाएगा? T2 माइनस T1। मतलब ज्यादा से कम को घटाना है, कम से ज्यादा को नहीं, ज्यादा जो बड़ा वाला होगा बड़े से छोटे को घटा देना है। तो बड़ा कितना है? बड़े वाले की वैल्यू 50 है और छोटे वाली की वैल्यू 20 है, तो 50 से 20 घटा दोगे तो आपका ताप का अंतर जो आ जाएगा, तापांतर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तापांतर कितना मिल गया? 30 डिग्री सेंटीग्रेड मिल गया। अब देखो तापांतर तो मिल गया, अभी आपको इसमें त्रुटि भी निकालनी है। क्या निकालनी है? त्रुटि। देखो त्रुटि निकालने का एक सिंपल सा सिस्टम है, आपको इसे याद रखना है। चाहे त्रुटि में जोड़ हो, मतलब जब जोड़ने वाली चीज होगी,
तब भी आपको प्लस करना है, अगर घटाने वाली चीज होगी तब भी प्लस करना है, गुणा वाली चीज होगी तब भी प्लस करना, और भाग वाली चीज है तब भी प्लस करना है। मतलब त्रुटि में कभी माइनस का चिन्ह नहीं लगाना, त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी। घटाने को कहेगा तब भी जोड़ो, गुणा करने को कहेगा तब भी जोड़ो, भाग करने को कहेगा तब भी जोड़ो। तो हाँ, अब हमें त्रुटि निकालनी है, तो त्रुटि कितनी आ जाएगी, वो आएगी डेल्टा टी। डेल्टा टी बराबर हो जाएंगी, इन दोनों त्रुटियों को हम जोड़ देंगे। कह रहा था घटाने को, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं जब भी त्रुटि निकालो, इसमें तो घटाया है लेकिन त्रुटि की बात होगी, त्रुटि का मतलब डेल्टा, जब त्रुटि की बात होगी तो आपको जोड़ देना है। अब यहां से डेल्टा टी1 का मान हमारे पास 0.5 है और डेल्टा टी2 का मान 0.5 है, इसको जोड़ दोगे तो 0.5 मिलके 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड की हमारे पास क्या मिल जाएगी, त्रुटि मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने तापांतर भी निकाल लिया और हमने इसमें त्रुटि भी निकाल ली। अगर आप इसको सही से लिखना चाहो त्रुटि के रूप का, तो जैसे हमने लिखना सिखाया था वैसे आप लिख भी सकते हो। यहां से लिख सकते हो z बराबर t प्लस माइनस डेल्टा टी। ठीक है, z बराबर क्या लिख सकते हो, t प्लस माइनस डेल्टा टी। t का मान ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहां से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो गया, प्लस माइनस डेल्टा टी का मान देखो कितना है, प्लस माइनस डेल्टा टी का मान आया है 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही आपका त्रुटि के रूप में पूरा आंसर हो चुका है। ठीक है, तो देख सकते हो सवाल में कुछ नहीं था, एकदम सिंपल सा सवाल है। ठीक है, एकदम सिंपल सा सवाल है। करना क्या था, सबसे पहले T1 T2 के मान दिए थे, आपसे तापांतर कह रहा था, अंतर का मतलब घटाना होता है, तो T1 का मान नोट किया, डेल्टा T1 का, T2 का, डेल्टा T2 का। अब T बराबर सूत्र लगाया T2 माइनस T1, 50 से 20 घटा दिया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। डेल्टा T निकालना था, तो डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 0.5, मतलब त्रुटि की बात है तो हमने कहा त्रुटि में प्लस ही करना है, कभी माइनस नहीं करना, त्रुटि में प्लस ही करना है। ठीक है, जोड़ा 1.0 आ गया। अब इसको पूरा त्रुटि और ये जो अंतर है इसको एक साथ लिखना चाहो तो z बराबर लिख सकते हो t प्लस माइनस डेल्टा टी। t का मान 30 है और प्लस माइनस डेल्टा t का मान 1 हो गया। यही आपका त्रुटि के रूप में आंसर हो चुका है। तो आशा करते हैं पहला क्वेश्चन था, एकदम आसान था यार। ठीक है, एकदम आसानी से आपको समझ में आया। आगे जब गुणा भाग वाले करेंगे तो वो भी एकदम आसान, उनमें कुछ नहीं है, स्टूडेंट को उन्हीं में दिक्कत रहती है, लेकिन एकदम आसान है, उसको भी आज समझोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, नोट कर लो इसे। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर, अच्छे से समझते हैं उनको भी। आप देखो अगला सवाल क्या कह रहे हैं, आप देखो अगला सवाल। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी आयताकार शीट की लंबाई 16.2 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10.1 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इसके क्षेत्रफल में क्या कीजिए, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इसी टाइप के सवाल मिलते हैं ना, और आप लोगों को करने में दिक्कत होती है, लेकिन एकदम आसानी से करोगे, देखना बस। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं इसको भी। ठीक, देखो सबसे पहले बात किसकी है, आयताकार शीट की, मतलब आयत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, आयत की। तो आयत की लंबाई हमें दी है, लंबाई को एल से लिखते हैं, तो एल लिख लो 16.2 सेंटीमीटर। और चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई को बी से लिखते हैं, तो बी कितनी है, 10.1 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई तो हमें पता है। अब हमें निकालना क्या है, इसके क्षेत्रफल में। किसके क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल पे। तो हमें क्षेत्रफल में त्रुटि निकालनी है। क्षेत्रफल में क्या निकालनी है, त्रुटि। और कौन सी त्रुटि निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। ठीक है, क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ए वाले का मान हमें निकालना है। अभी बताएंगे इसको लिखना कैसे है। ठीक है, अब क्षेत्रफल में त्रुटि निकालने के लिए सबसे पहले तुमको क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। क्षेत्रफल का सूत्र मतलब किसका क्षेत्रफल, आयत का। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सबको याद होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आपको पता है क्षेत्रफल को लिखते किससे, ए से, लंबाई को एल से और चौड़ाई को बी से। क्षेत्रफल को ए से, लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से। इतना तो सूत्र हो गया। अब बात आती है कि त्रुटि कैसे निकाले। हमने कहा था ना, प्लस वाला मिलेगा, माइनस वाला मिलेगा, गुणा वाले मिलेगा, भाग वाला मिलेगा। माइनस वाला देख लिया था, अब देखो यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई, गुणा वाला मिला ना, अब इसको करना है। तो जब भी चाहे गुणा हो भाग हो, हमेशा प्लस तुमको करना है। ठीक है, आप देखो बात आती त्रुटि लिखी कैसे जाएगी। त्रुटि दो प्रकार से आपको निकालने कहेगा, कभी कहेगा आपेक्षिक त्रुटि निकालो। क्या निकालो, आपेक्षिक त्रुटि निकालो। और कभी कहा जाएगा प्रतिशत त्रुटि निकालो। क्या निकालो, प्रतिशत त्रुटि। दो प्रकार से आपको सवाल मिलेंगे, आपेक्षिक और प्रतिशत त्रुटि वाले। जब आपेक्षिक त्रुटि का है तो आपको 100 का गुणा बस नहीं करना होता, और प्रतिशत त्रुटि में बस 100 का गुणा करना होता है। ठीक है, इतना होता है फर्क। आपेक्षिक में 100 का गुणा नहीं करना,
प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो 100 का गुणा करना है। देखो निकाल के बताते हैं। जैसे ए है तो सबसे पहले अगर ए लिखा है तो इसको आपको त्रुटि के रूप में भी लिखना है, तो ए को पहले लिखना है डेल्टा ए। डेल्टा ए का मतलब क्षेत्रफल में त्रुटि, फिर बटे में लिखना है इस ए को, ए लिख दिया। ये है आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला। ए की जगह लिखा डेल्टा ए और फिर इस ए को बटे में कर दिया। डेल्टा ए क्या है? त्रुटि, और ए क्या है? वास्तविक मान। फिर बराबर का चिन्ह लगेगा। इधर है एल, एल को भी इसी तरह से लिखेंगे। एल को पहले लिखेंगे डेल्टा एल और बटे में एल, ठीक है, लिख दिया ऐसे। अब गुणा हो या भाग हो, आपको बीच में प्लस लगा लेना है। प्लस लगा लिया। बी को लिख देंगे डेल्टा बी बटे में बी, कोई दिक्कत? देख लो, ए को लिखा डेल्टा ए बटे, एल को लिखा डेल्टा एल बटे एल। गुणा का चिन्ह हो या भाग का चिन्ह हो, प्लस लगाना है। बी को लिख दिया डेल्टा बी बटे बी। अब ये है आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र। अगर जब तुमसे सवाल में कहे आपेक्षिक त्रुटि निकालो तो केवल इस तरह करना है, ए को डेल्टा ए बटे, एल को डेल्टा एल बटे एल, बी को डेल्टा बी बटे बी। लेकिन हमसे सवाल में आपेक्षिक त्रुटि नहीं, हमसे प्रतिशत त्रुटि पूछा है। क्या चीज पूछा है? प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 का गुणा, तो इन सब में तुमको केवल 100 का गुणा कर देना है, तो ये प्रतिशत त्रुटि निकल आएगी। ये क्या निकल आएगी? प्रतिशत त्रुटि। समझ में आए? करना क्या है, अगर आपेक्षिक त्रुटि का आएगा तो ए को डेल्टा ए बटे, एल को डेल्टा एल बटे एल, बी को डेल्टा बी बटे बी। लेकिन प्रतिशत त्रुटि का है तो बस 100 का गुणा कर दो सब में, आपकी प्रतिशत त्रुटि निकल आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दो ही प्रकार से त्रुटि आपको मिलेंगे। अब देखो, आपेक्षिक त्रुटि हो गई, प्रतिशत त्रुटि हो गई। अब निकाले कैसे? निकालने के लिए ये वाला मान हमें निकालना है, क्योंकि यही क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि है, इसी का मान हमें निकालना है। मतलब हमें यहाँ से किसका मान निकालना है? डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 का, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो इसी का हमें मान निकालना है। अब बात आएगी, इसका मान निकालने के लिए हमें डेल्टा एल पता होना चाहिए, एल पता होना चाहिए, डेल्टा बी पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ एल और बी पता है, ना तो हमें डेल्टा एल पता है, ना तो हमें डेल्टा बी पता है। अब ये कहां से आए? तो हमने पहले ही बताया था, जब भी डेल्टा लगा होगा तो क्या दिखाएगा? त्रुटि दिखाएगा, और त्रुटि अल्पतमांक से पता चलेंगी। अब अल्पतमांक तुमको कैसे पता चले? तो अल्पतमांक के लिए बताया था ना कि जैसे दशमलव, देखो यहाँ पे दशमलव के कितने अंक है? एक अंक है, तो इसका अल्पतमांक कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। अगर 2 अंक होते तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाता। यही तो था। अब इसी तरह इसमें देखो 10.1 सेंटीमीटर है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसका भी अल्पतमांक कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह से अल्पतमांक निकालना है। अल्पतमांक निकालने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर जैसे दशमलव के बाद एक अंक है तो 0.1, अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 0.01 सेंटीमीटर अल्पतमांक, 3 अंक है तो 0.001, इस तरह से, है ना। जब ना दिया हो तो ऐसे कर लेना है। 10.1 था तो इसका 0.1 हो गया, ठीक है। डेल्टा एल का मान भी मिल गया, डेल्टा बी भी मिल गया। अब हम लोग सूत्र में रख के निकाल लेते हैं। देखो मान, हमें इसका मान निकालना है, तो डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 बराबर डेल्टा एल कितना है? डेल्टा एल है 0.1 बटे एल कितना है? एल है 16.2 और गुणे में 100 था तो गुणा 100 कर दो, ठीक है। प्लस डेल्टा बी भी 0.1 है और बी का मान है 10.1 और गुणे में 100। अब इसी को हमें हल कर लेना है, ठीक है। इसी को क्या करना है? हमें हल कर लेना है। हल करते हैं, देखो आप देखोगे ऊपर दशमलव के बाद एक अंक, नीचे दशमलव के बाद एक अंक। तो अगर ऊपर नीचे दशमलव के अंक बराबर हो, मतलब दशमलव के बाद अंक जो हो बराबर हो, तो दशमलव दशमलव कट जाता है। वैसे यहाँ देखो दशमलव के बाद एक अंक, नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव दशमलव कट जाएगा। यहाँ बचा 100/162, यहाँ बचा 100/101। अब इसी को तुमको हल कर लेना है। एलसीएम ले लो, या डायरेक्ट यहाँ से 162 का पहले 100 पे भाग करो, 101 का 100 में भाग करो और हल कर लो, आपके पास आपका उत्तर आ जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर इसको पूरा हल करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कितना आंसर आएगा। इसको भाग दोगे तो 0.617 आएगा, और इसको भाग दोगे तो यहाँ पे 0.990 आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लेना, बाद में आपके पास क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी, ठीक है। उसका मान आ जाएगा 1.607 आएगा। डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 का मान, ठीक है, 1.607। और आपको पता है कि आप सार्थक अंक हमने पढ़ाया था इससे पहले, तो हमेशा उत्तर ज्यादातर जितने सार्थक अंक हो उतने सार्थक अंकों तक देना है। जैसे इनमें देखोगे कितने सार्थक अंक है? 1 2 3। इसमें देखो 1 2 3, 3 सार्थक अंक है तो उत्तर भी 3 सार्थक अंक तक दो। तो यहाँ से हम डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 का मान कर देंगे 1.60, और यही हमारा क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा?
उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सार्थक अंक अगर जिसको नहीं समझ में आया है तो इसके पहले हमने सार्थक अंक का वीडियो बनाया था, उसको जाके देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। विमाएं निकालना भी हमने आसानी से सिखाया है, चैनल पे वीडियो है, इसलिए कह रहे हैं जो लोग नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाओ चैनल से, क्योंकि जितनी इसी टाइप की इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, और किसी टॉपिक पे दिक्कत हो कमेंट करके भी बताना, तो हम उसका वीडियो भी आपके लिए बना देंगे। ठीक है, तो सिंपल समझ में आया ये क्वेश्चन। सबसे पहले एल और बी का मान पता था, डेल्टा एल डेल्टा बी पता कैसे निकाल लिया। क्षेत्रफल निकालना था, प्रतिशत त्रुटि के लिए 100 का गुणा, आपेक्षिक त्रुटि के लिए 100 का गुणा नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह से सूत्र बना, सबके मान रख दिए, उत्तर निकाला 1.60। ठीक है, तो अभी ये पहला क्वेश्चन था, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन लगाओगे एकदम आसानी समझ में आएगा। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करो, इसे जल्दी से नोट कर लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नोट करो। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा एक गोले की त्रिज्या आपको दी गई है 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, कह रहा लिखी है। ठीक है, कह रहा है गोले के आयतन में, किसमें, आयतन में आप क्या करो भैया, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाल दो। गोले के आयतन में क्या करो, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाल दो। तो चलो निकालते हैं अच्छे से। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पहले वो नोट कर लो। ठीक है, हमसे कह रहा है त्रिज्या को काय से लिखते हैं भैया, आर से लिखते हैं। आर बराबर दिया है 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू लिख लीजिए। आर का मान यहाँ से वास्तविक मान कितना है, 5.3 सेंटीमीटर, और त्रुटि जो डेल्टा आर का मान है वो कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रुटि हमको मिल गई 0.1 सेंटीमीटर। अब कह रहा है गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालो। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए सबसे पहले तुमको गोले के आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। गोले के आयतन का देखो सूत्र क्या होता है, लिखते हैं गोले का आयतन बराबर, गोले के आयतन का सूत्र याद है कि नहीं, सबको बताओ। ठीक है, गोले के आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले, गोले के आयतन का सूत्र होता है V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। क्या सूत्र होता है गोले के आयतन का, V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमने सूत्र लिख दिया। अब बात ये आएगी भैया, हमें आर का मान पता है, डेल्टा आर का मान पता है, 4/3 पाई कहां से आ गया। तो देखो जब भी इस तरह की कोई चीज आएगी, 4/3 पाई 1/2 हो या कितना भी संख्या कुछ लिखी है, अगर कोई संख्या है तो वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो उसमें तो कोई त्रुटि मिलेगी नहीं, क्योंकि देखो 4/3 में कोई त्रुटि नहीं मिलेगी। पाई का मान 3.4 होता है, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, तो केवल आर में मिलेगा ना। तो इस 4/3 पाई को तुमको छोड़ देना है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल आर और वी को लेके चलना है, त्रुटि निकाल लेनी है। ठीक है, तो v को प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखते हैं। v को कैसे लिखेंगे, डेल्टा v बटे v इंटू 100, जैसा भी लिखना सिखाया था। v को पहले लिखा डेल्टा v बटे v इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा, आयतन में प्रतिशत त्रुटि बराबर 4/3 पाई को हमने कहा छोड़ दो, 4/3 पाई को क्या करो, छोड़ दो। अब है आर क्यूब, अभी तक केवल आर रहता तो हम इसको लिख देते डेल्टा आर बटे आर इंटू 100, लेकिन आर क्यूब कहां से आ गया ये नया। ठीक है, इसको कैसे लिखें, तो देखो आर क्यूब को ऐसे लिखना है, जैसे घात में जितनी चीज हो तो पहले उसको गुणा में तुमको कर लेना। जैसे आर क्यूब है तो पहले इसको 3 लिख लो, ठीक, और गुणा का चिन्ह लगा लो। जो घात में होगा उसको लिख के गुणा का चिन्ह लगा लेना। अब आर को कैसे लिखोगे, डेल्टा आर बटे आर इंटू 100। समझ में आया कि नहीं। 4/3 पाई को हमने छोड़ दिया, आर क्यूब को लिए हमने घात का 3 है तो 3 लिखो, फिर गुणा का चिन्ह, आर के लिए डेल्टा आर बटे आर इंटू 100। अगर कम समझ में आए तो एक एग्जांपल इसका हम देखो लगवा दे रहे हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एक देखो हमारे पास है z बराबर a की पावर 4 b की पावर 1/3 और यहाँ पे है बटे में c d की पावर 3/2। इसको समझने के बाद सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब इसमें तुमको प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए z को पहले प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखो, डेल्टा z बटे z इंटू 100 बराबर। ठीक है, अब जैसे यहाँ आर क्यूब था वैसे यहाँ a की घात 4 है, तो जितनी घात होगी पहले उस घात को लिखना है। घात कितनी, 4 है तो 4 को लिखो, फिर बीच में लगाओ गुणा का चिन्ह, गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब a को कैसे लिखोगे, डेल्टा a बटे a इंटू 100। ठीक है, पहले जो घात थी उसको लिखा, a को लिख दिया डेल्टा a बटे a इंटू 100। अब a हो गया, a का काम हो गया। इसके बाद b लिखा है, अब कोई भी चिन्ह नहीं तो यहाँ गुणा का चिन्ह माना जाएगा। a और b के बीच में कुछ चिन्ह नहीं, प्लस माइनस लगा तो मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह माना जाएगा। तो हमने कहा था जब भी गुणा आ जाए, भाग आ जाए, तो तुमको बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है। चाहे प्लस हो, माइनस हो, गुणा भाग कुछ भी है, प्लस लगाओ। तो तुरंत हमने यहाँ पे भैया प्लस लगाया। अब b की घात 1/3 है, तो जितनी घात है पहले उस घात को लिखो, 1/3 को लिखा। ठीक है, अब इसके बाद गुणा का चिन्ह,
मतलब घात के बाद गुणा का चिन्ह लगाना, जैसे 4 घात 3 4 लिखा, फिर गुणा का चिन्ह ए को लिख दिया डेल्टा ए बटे एन टू 100, बी की घात 1/3, यहाँ पे गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है तो यहाँ पे प्लस लगाया, घात 1/3 लिखा, बी को लिख देंगे डेल्टा बी बटे बी इंटू 100, आगे जगह नहीं आप लोग समझ लेना 100 लिखा हुआ है, ठीक है, डेल्टा बी बटे बी इंटू 100। इसके बाद ये दोनों तो लिख गए, अब यहाँ पे किसका चिन्ह लगाया है, ये है बटे का चिन्ह, ये किसका चिन्ह है, बटे का, बटे का कहो या भाग का चिन्ह कह दो, है ना, ये ऐसे लिखा है ए बी जो घाते हैं और बटे में सी डी ऐसे लिखा हुआ है बटे में, ठीक है। तो बटे का मतलब क्या होता है, भाग, तो हमने कहा चाहे गुणा हो चाहे भाग हो तुमको प्लस लगाना है, तो बी का काम हो गया, बी के बाद कौन आया सी, तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ। आप सी को कैसे लिखोगे, सी की देखो कुछ भी घात नहीं लगी तो सी को डायरेक्ट लिख दो डेल्टा सी बटे सी इंटू 100, घात होती तो पहले घात लिखते फिर ये चिन्ह लिखते। अब इसके बाद सी के बाद डी आया, किसी का चिन्ह नहीं तो गुणा का माना जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, डी की घात कितनी 3/2, तो पहले घात लिखो, घात कितनी हो गई 3/2 और डी को लिख देंगे डेल्टा डी बटे डी इंटू 100, इस तरह से लिखना है। आया समझ में, अब देख लो एक बार फिर से, ए की घात 4 थी तो पहले घात लिखा 4 डेल्टा ए बटे ए इंटू 100, ए और बी के बीच में किसी का चिन्ह नहीं तो गुणा का माना जाएगा, गुणा के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बीच में प्लस लगा दिया, बी की घात 1/3 था तो 1/3 लिखा, बी को लिखा डेल्टा बी बटा बी इंटू 100, फिर बटे का चिन्ह बटा हो भाग हो कुछ भी लगा हो भैया हमको प्लस लगाना है, हमने प्लस लगा दिया, सी को लिखा डेल्टा सी बटा सी इंटू 100, फिर गुणा का चिन्ह आया, बीच में प्लस लगाया, 3/2 घात थी तो इसको पहले लिखा, फिर डी को डेल्टा डी बटा डी इंटू 100। अब आशा करते हैं सबको ये चीज समझ में आ गया कैसे ये चीज लिखा जाता है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा v को डेल्टा v बटा v इंटू 100, 4/3 पाई कांस्टेंट था इसको हटा दिया, r क्यूब था तो घात पहले लिखे 3 फिर गुणा r को डेल्टा r बटे r इंटू 100। आप सबके मान रखो, उत्तर निकाल लो। डेल्टा r का मान कितना है 0.1 और r का मान है 5.3 और गुणे में 100, ठीक है। अब हल कर लोगे इसे, अभी हमने बताया था अगर ऊपर दशमलव के बाद बराबर अंक हो नीचे भी बराबर अंक हो तो काट दो दशमलव दशमलव, ऊपर दशमलव के बाद एक अंक नीचे दशमलव के बाद एक अंक तो दशमलव दशमलव काट दो। अब यहाँ पे बचा कितना 3 गुणे 1/53 और गुणे 100, दशमलव हट गया, अब भाग दे लेना, हम आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे कितना उत्तर आएगा। यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा 5.66, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि निकल के आई वो कितनी आ गई 5.66 की त्रुटि आ गई, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हो कितना आसान है प्रतिशत त्रुटि वाले सवालों को लगाना, चाहे अपेक्षिक त्रुटि पूछे चाहे प्रतिशत त्रुटि पूछे आसानी निकाल लोगे। अपेक्षिक में बस 100 का गुणा न करना, डायरेक्ट उत्तर निकाल लेना, ठीक है। तो देख सकते हो आसानी से, आशा करते समझ में आया। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। नोट करो और 1-2 क्वेश्चन अच्छे हैं उनको करा दें फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, नोट करो इसे। आप देखो, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन ये भी कह रहा है यदि किसी पदार्थ से बने घन के द्रव्यमान, किसकी बात है घन की, कह रहा है घन के द्रव्यमान तथा लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 5% व 2% हो तो इन प्रेक्षणों से, ठीक है, हो तो इन प्रेक्षणों से पहला नंबर आपको निकालना है घन के आयतन और दूसरा नंबर आपको निकालना है पदार्थ के घनत्व की गणना में अनुमेय प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। मतलब आपको घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालना है और घन के जो पदार्थ का घनत्व है उसमें आपको प्रतिशत त्रुटि को निकालना है, ठीक है। ये सवाल है और इस बार देखोगे डायरेक्ट आपको अलग अलग चीजें नहीं दी कि सोचो लंबाई अलग दिया हो द्रव्यमान अलग दिया हो, अब की बार सीधा सीधा त्रुटि ही दे दी। देखो 5% और 2% सीधा सीधा त्रुटि का मान है तो कोई दिक्कत नहीं, त्रुटि का मान है तो डायरेक्ट त्रुटि का मान रख देंगे, है ना। तो चलो हल करते हैं इसे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि किसी पदार्थ से बने घन के द्रव्यमान व लंबाई के मापन में क्रमशः, मतलब पहले हमको घन के द्रव्यमान में दिया है उसके बाद घन के लंबाई में दिया है। अब हम लोग द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, m से लिखते हैं, ठीक है, और लंबाई को L से लिखते हैं। दोनों में हमें क्या चीज दिया है, कह रहा बने घन के द्रव्यमान तथा लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि, मतलब आपकी डायरेक्ट प्रतिशत त्रुटि का मान दिया है तो द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि को लिख देंगे डेल्टा m बटे m इंटू 100 से और लंबाई की त्रुटि को लिख देंगे प्रतिशत त्रुटि को डेल्टा L बटे L इंटू 100 से। अब की बात डायरेक्ट त्रुटि का मान ही दिया है, ना तो m का मान है ना डेल्टा m का, ना L है ना डेल्टा L, डायरेक्ट त्रुटि दी है। तो हमसे कह रहा था द्रव्यमान तथा लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 5% व 2% है, मतलब द्रव्यमान वाली त्रुटि हमारे पास 5% है और लंबाई वाली त्रुटि हमारे पास कितनी है 2% है, ठीक है।
द्रव्यमान की त्रुटि 5% और लंबाई की त्रुटि 2% है। अब कह रहा है इन परीक्षणों से प्राप्त पहला घन के आयतन में और दूसरा पदार्थ के घनत्व की गणना में अनुमेय त्रुटि निकालनी है। पहला घन के आयतन में निकालनी है और फिर हमें किस में निकालनी है, हमें घनत्व में निकालनी है। ठीक है, तो दोनों को एक एक करके निकालते हैं। तो देखो पहला पॉइंट हमारे पास घन के आयतन में, घन का आयतन। अब आयतन के लिए तुमको आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। घन का आयतन क्या होता है, V बराबर सूत्र होता है भुजा क्यूब। क्या सूत्र होता है, भुजा क्यूब। यही तो सूत्र होता है घन का आयतन, V बराबर भुजा क्यूब। अब हमारे पास भुजा की जगह लंबाई दिया तो हम लंबाई का क्यूब लगा लेंगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई का क्यूब मतलब L क्यूब। ठीक है, V बराबर क्या लिख दिया, L क्यूब लिख दिया। अब इसको हल करते हैं, जैसे अभी तक त्रुटि निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। V को कैसे लिखेंगे, प्रतिशत त्रुटि के रूप में डेल्टा V बटे V इंटू 100। ठीक है, ये आयतन में प्रतिशत त्रुटि हो गई, बराबर L क्यूब है। हमने कहा था जो घात है उसको पहले लिख लेना है, तो घात पहले लिख लिया 3। अब L को कैसे लिख देंगे, डेल्टा L बटे L इंटू 100। ठीक है, क्या लिख दिया, डेल्टा L बटे L इंटू 100। देख लो, V को लिखा डेल्टा V बटा V इंटू 100 बराबर L क्यूब जो था उसकी 3 लिखा पहले, और L को लिख दिया डेल्टा L बटे L इंटू 100 बराबर। अब हल करें 3 गुणे डेल्टा L बटे L इंटू 100 का मान, अब की बात डायरेक्ट हमें पता है कितना, 2%, तो हम यहां से लिख देंगे 2%। ठीक है, इसका मान आपकी डायरेक्ट पता था 2%, तो हमने लिख दिया। अब इसको हल कर लोगे तो 3 दूना आ जाएगा 6%, तो हमें आयतन की त्रुटि कितनी मिल गई, 6% की मिल गई। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप लोग निकाल लिए। ठीक है, आयतन की त्रुटि हमें मिल चुकी है। अब इसके बाद किसकी निकालनी है, अब घनत्व की निकालनी है। पदार्थ जो घन जिस पदार्थ का बना है उसके घनत्व की गणना में त्रुटि निकालनी है। तो अब यहां से लिखते हैं घनत्व बराबर, का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो किसी भी चीज का घनत्व है तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का क्या सूत्र होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। तो अब इसी में हमें त्रुटि निकालनी है। घनत्व को लिखा जाता है D से, तो D बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान को M से लिख देंगे और आयतन को V से। ठीक है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो D बराबर M बटा V। अब इसी पे हमें त्रुटि का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते, इधर साइड लिख देते थोड़ा। ठीक है, D को लिख देंगे, इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी, तो डेल्टा D बटे D इंटू 100 बराबर M को कैसे लिखेंगे, डेल्टा M बटे M इंटू 100। ठीक है, अब देखो M के बटे में भी है, तो कहा था जब भी बटे में हो चाहे गुणे में हो तो प्लस का चिन्ह यूज करोगे, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। V को कैसे लिख देंगे, डेल्टा V बटे V इंटू 100। ठीक है, देख लो, D को लिख दिया डेल्टा D बटे D इंटू 100, M को लिख दिया डेल्टा M बटे M इंटू 100 और V को लिख दिया डेल्टा V बटे V इंटू 100। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो इसका मान हमें निकालना है, डेल्टा M बटे M इंटू 100 का मान ये दिया, देखो कहा गया ये 5%, तो ये 5% हो गया, प्लस डेल्टा प्रतिशत हो गया, डेल्टा V बटे V इंटू 100 का मान कितना है, 6%, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 6%। अब 5 और 6 को जोड़ दो, कितना आ गया, 11%। यही हमारे घनत्व की प्रतिशत त्रुटि निकल आई है, 11%, और यही हमारा इस सवाल का आंसर भी हो चुका है। ठीक है, कितनी आ गया उत्तर, 11%। हाँ सही है। ठीक है, ये 6% आया था और वो 11% आया। आसानी से वाला क्वेश्चन देख सकते हो हल हो चुका है। क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, मतलब इसमें डायरेक्ट त्रुटि का मान हमें दिया था, तो सबसे पहले डायरेक्ट त्रुटि का मान नोट किया। सूत्र पता होना चाहिए, घन का आयतन भुजा क्यूब है, तो भुजा की जगह लंबाई दी थी तो लंबाई का क्यूब हो गया, हल किया, हमारे पास आयतन में निकला। घनत्व का सूत्र पता था द्रव्यमान बटे आयतन, तो भाग में हो चाहे गुणा में प्लस लगाना है, प्लस लगाया, हल कर लिया, हमारे पास इसका भी उत्तर आ चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से ये वाला सवाल भी हो गया। एक और भी अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप का, क्वेश्चन में पूछा था, उसको हल कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, उसको जल्दी से कर लेते हैं, फिर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लो इसे। आप देखो इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है एक पदार्थ का घनत्व 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, और कह रहा है जबकि प्रयोग द्वारा 8.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आता है। कह रहा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 बार घनत्व दिया है, एक ये दिया है, एक प्रयोग द्वारा दिया है, तो इस तरह से प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हल करते देखो इसे भी। ठीक, तो घनत्व के पदों में दे या किसी भी चीज का दे, आपको प्रायोगिक मान और वास्तविक मान, इसे जो पहले दिए वास्तविक मान है और जो प्रयोग वाला है प्रायोगिक मान है, इस तरह वाले देते तो कैसे त्रुटि निकालते हैं वो देखो। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या दिया, यहाँ पे सबसे पहले हमें ये दिया पदार्थ का घनत्व इतना, मतलब ये हमारा घनत्व का क्या है, वास्तविक मान है।
ये घनत्व का क्या है, वास्तविक मान है। ठीक है, ये घनत्व का क्या चीज है, वास्तविक मान। घनत्व का वास्तविक मान कितना दिया है, 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर कह रहा प्रयोग द्वारा इतना घनत्व आता है, तो हमें प्रायोगिक मान भी दिया है घनत्व का, प्रायोगिक मान। प्रायोगिक मान वो कितना दिया, वो दिया है 8.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब दो मान दिए, एक वास्तविक मान एक प्रायोगिक मान। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है प्रतिशत त्रुटि निकालो। क्या निकालो, प्रतिशत त्रुटि निकालो। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि निकालो, ये हमसे पूछ रहा है, प्रतिशत त्रुटि का मान पूछ रहा है। तो देखो, जब भी इस तरह से वास्तविक मान और प्रायोगिक मान दिया जाएगा, तब उसमें आपका सूत्र क्या बनेगा, देखो इसका सूत्र ही बनेगा, यहां से लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि बराबर, प्रतिशत त्रुटि का सूत्र आएगा, देखो ऊपर आपको वास्तविक मान और प्रायोगिक मान का अंतर लिखना है। यहां से लिखते हैं वास्तविक मान, वास्तविक मान, और आपको यहाँ पे ये वाला चिन्ह बनाना है, माइनस जैसा ही है, इसका मतलब है बड़े से छोटे को घटाना है। ठीक है, इस तरह से वास्तविक मान माइनस क्या हो जाएगा, प्रायोगिक मान। जो बड़ा मान हो उससे छोटे मान को हमेशा घटाना। ठीक है, चाहे वास्तविक मान बढ़ाओ तो वास्तविक मान से प्रायोगिक मान घटाना, प्रायोगिक बढ़ाओ तो प्रायोगिक से वास्तविक मान को घटाना, और बटे में हमेशा वास्तविक मान ही रहेगा। बटे में क्या रहेगा, हमेशा वास्तविक मान ही रहेगा। ठीक है, बटे में क्या रहेगा, वास्तविक मान। जैसे अभी तक हम क्या देखते थे, डेल्टा जेड बटे जेड इंटू 100, ऐसे ही तो देखते थे। डेल्टा जेड क्या है, त्रुटि आ जाएगी, जेड क्या है, वास्तविक मान, तो वास्तविक मान को हमेशा नीचे रखेंगे। और 100 क्यों रखते थे, प्रतिशत के लिए, तो प्रतिशत के लिए यहाँ पे भी 100 रख देंगे। तो इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ऊपर क्या है, डेल्टा जेड क्या हो जाएगी, त्रुटि। त्रुटि कैसे मिलेगी, वास्तविक और प्रायोगिक मान का अंतर, और बटे में हमेशा क्या रहता है, वास्तविक मान रहता है, सही वाला मान रहता है, तो उसे और गुणे में 100। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। वास्तविक मान हमारे पास है, देखो कौन सा मान बड़ा, प्रायोगिक वाला बड़ा, तो प्रायोगिक से वास्तविक को घटाना। ठीक है, प्रायोगिक है 8.7 माइनस वास्तविक है 8.4, और बटे में वास्तविक कितना है 8.4, और गुणे में कितना है 100। अब इसी को हल कर लो, तुम्हारे पास तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। तो 8.7 से 8.4 अगर घटाएंगे तो मिल जाएगा 0.3, और बटे में 8.4, और गुणे में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, 8.7 से 8.4 घटाए 0.3, बटे में 8.4, गुणे 100। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो ऊपर दशमलव के बाद एक अंक, नीचे दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव से दशमलव कट गया। ऊपर बचा 3 का 100 से गुणा, 300/84। अब इसका तुम लोग भाग दे लेना, हम आपको डायरेक्ट उत्तर बता रहे हैं कि कितना उत्तर यहाँ से आने वाला है। यहाँ से उत्तर आएगा 3.56%। 3.56% आपका क्या आ जाएगी, प्रतिशत त्रुटि निकल के आ जाएगी, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो सिंपल सा। जब भी इस तरह से वास्तविक प्रायोगिक मान वाला हो, तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए ऊपर त्रुटि को रखते हैं, तो त्रुटि के लिए वास्तविक और प्रायोगिक मान का अंतर, बटे में वास्तविक वाला मान गुणे 100 रख दो, उत्तर तुम्हारे पास आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो मापन में त्रुटि वाले ज्यादातर जितने सवाल थे, सबको हमने इस वीडियो पे देखा, जो इंपॉर्टेंट मतलब जितने टाइप के थे सबको देखा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, और आज के बाद ये जो त्रुटि वाला कॉन्सेप्ट है पूरा आपका क्लियर हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं। ठीक है, और इस वीडियो को अपने सभी उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो शेयर कर दो जिससे सभी को समझ में आ जाए, अच्छे सब लोग देख ले। ठीक है, जल्दी शेयर करो, और कमेंट जरूर करना है सबको कि कैसा आपको लगा वीडियो, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी जो टॉपिक है हम अगर उनकी वीडियो डालेंगे तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है कमेंट जरूर करना, हम आपको उस पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।